वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डिस्क्लोजर्स को डिस्कस करेंगे और सबसे पहले ऐसे जनरल डिस्क्लोजर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं जो तमाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की क्लासेस पर अप्लाई होते हैं और हर क्लास के लिए ये डिस्क्लोजर सेपरेटली देने होते हैं। यानी लैंड एंड बिल्डिंग के लिए ये अलग से बताएंगे, हम प्लांट एंड मशीनरी के लिए अलग से बताएंगे और मोटर व्हीकल्स के लिए अलग से बताएंगे एंड सो ऑन। तो जनरल डिस्क्लोजर्स में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉर ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सबसे पहले तो हमने बतानी है मेजरमेंट बेसिस। अब मेजरमेंट बेसिस जो हैं वो दो अलाउ करता है आई 16, या तो कॉस्ट मॉडल या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल। तो उसमें से जिस क्लास के लिए जो मॉडल आप यूज़ कर रहे हो वो अपने डिस्क्लोजर में बताएंगे। दूसरे नंबर पर आप बताएंगे डेप्रिसिएशन मेथड जो आप यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, सम ऑफ यूनिट मेथड है या कोई और मेथड है, तो वो हमें बताना होगा। हर क्लास ऑफ एसेट के लिए, हर इंडिविजुअल एसेट के लिए बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर या तो आपने एसेट की यूजफुल लाइफ बतानी है या डेप्रिसिएशन रेट बताने हैं। अब डेप्रिसिएशन रेट भी एक क्लास के अंदर रेंज कर सकते हैं कि जी 15 to 20% है, और यूजफुल लाइफ की रेंज भी हो सकती है कि आप बता दें कि जो हमारे प्लांट एंड मशीनरी है उनकी जो लाइफ है वो 15 to 20 ईयर्स की रेंज में है। और अगर एक सेम लाइफ है अक्रॉस द होल क्लास तो आप वो एग्जैक्टली बता सकते हैं। इसके बाद हमने बताना है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ पीरियड। अब ग्रॉस कैरिंग अमाउंट से मुराद है कि अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो कॉस्ट है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट लॉसेज वगैरह लेस किए बगैर। और अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं तो जो फेयर वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी जिस पर आप शो कर रहे हैं यानी विदाउट डिडक्टिंग यानी सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो अमाउंट आप शो करेंगे। इसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी शो करनी है, वो भी बिगनिंग के ऊपर भी शो करनी है और एंड के ऊपर भी शो करनी है। और इसमें एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेस को भी एग्रीगेट कर दिया जाता है। यानी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ आप इसको पूरा अगर नाम देना चाहें तो आप कह सकते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट। तो ये भी हमने बिगनिंग और एंड पर हमने बताना होता है। तो अब अगर हम देखें कि ये डिस्क्लोजर्स किस तरीके से बताए जाते हैं तो ये नैरेटिव नेचर के डिस्क्लोजर्स हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम मेजरमेंट बेसिस बताना चाहते हैं तो एक इलस्ट्रेटिव डिस्क्लोजर है कि द प्लांट एंड मशीनरी इज प्रेजेंटेड एट अ कॉस्ट लेस accumulated depreciation while motor vehicles are presented at fair value at the date of revaluation less subsequent depreciation if any। तो ये प्लांट एंड मशीनरी के लिए हमने बताया कि कॉस्ट मॉडल है और व्हीकल्स के लिए हमने बताया कि हमारा रिवैल्यूएशन मॉडल है। फिर है प्लांट एंड मशीनरी आर डेप्रिशिएटेड यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और एट द रेट ऑफ 30% पर एनम। तो इसके अंदर हमने डेप्रिसिएशन मेथड और डेप्रिसिएशन का रेट बताया। मोटर व्हीकल्स आर डेप्रिशिएटेड यूजिंग सम ऑफ डिजिट मेथड ओवर 5 ईयर्स यूजफुल लाइफ। तो आपने या तो डेप्रिसिएशन रेट बताना होता है या यूजफुल लाइफ बतानी होती है, दोनों एक साथ बताना जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई एक पॉइंट भी बता देंगे तो दैट इज इनफ। अब सेम डिस्क्लोजर्स के अंदर ही एक रिक्वायरमेंट है, यानी फॉर ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के आपने एक कैरिंग अमाउंट की जो है रिकंसिलेशन बनानी है। अब ये रिकंसिलेशन कैसे बनती है, बिगनिंग से लेकर एंड तक, यानी ओपनिंग बैलेंस क्या था और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस क्या था और ओपनिंग से क्लोजिंग बैलेंस तक क्या क्या चीज़ ऐड हुई, क्या क्या चीज़ लेस हुई। तो ऑब्वियसली उसमें जो आइटम्स आएंगे वो हैं जैसे एडिशंस, यानी ड्यूरिंग द ईयर अगर आप कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज करते हैं या किसी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डिस्पोजल हो जाता है या वो हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई हो जाता है तो वो फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से निकल जाता है। या एक्विजिशन हो जाए थ्रू बिजनेस कम्बिनेशन, यानी अगर कोई बिजनेस एक्वायर किया है या सब्सिडरी एक्वायर किया और उसके साथ कुछ एसेट्स हमारे कंट्रोल में आ गए तो वो अलग से बताए जाते हैं। फिर इंक्रीज और डिक्रीज जो रिवैल्यूएशन या इंपेयरमेंट की वजह से होते हैं, यानी रिवैल्यूएशन गेन आता है तो इंक्रीज होगा, फिर रिवैल्यूएशन डेफिसिट आता है तो डिक्रीज होगा। इसी तरह अगर इंपेयरमेंट लॉस होता है तो डिक्रीज हो जाता है, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस होता है तो फिर दोबारा इंक्रीज हो जाता है। डेप्रिसिएशन की वजह से भी एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है। और फिर नेट एक्सचेंज डिफरेंस, अगर कोई ऐसे एसेट्स हों जो हमारे किसी फॉरेन ऑपरेशन से रिलेटेड हैं और उनको हम ट्रांसलेट करते हैं अपनी करेंसी में जैसे पाक रुपी में और उसकी वजह से उनकी वैल्यू में इजाफा या कमी हो जाती है तो वो भी शो करेंगे। और अदर चेंजेस भी अगर कोई हैं तो वो भी इसके अंदर हम बताएंगे। तो ये हमारे जो है रिक्वायरमेंट होती है। अब ये रिकंसिलेशन कैसे बनती है प्रैक्टिकली, तो ये रिकंसिलेशन काफ़ी ज़्यादा कह लें कि ह्यूज होती है और बहुत सारी डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स होती हैं कंपनी के अंदर इन जनरल। तो एक एनुअल रिपोर्ट से जो एक्सट्रैक्ट्स हम देख रहे हैं तो यू कैन नोटिस हियर दैट वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 क्लास ऑफ एसेट्स जो कि अलग अलग उनका पूरी डिटेल बनी हुई है और फिर एक टोटल का कॉलम है।
तो ये अभी कंप्लीट डिस्क्लोजर नहीं है। फोर्थ एंड फिफ्थ शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक कुछ और डिस्क्लोजर्स भी होते हैं डिस्पोजल से रिलेटेड भी और उसके अलावा भी, वो सब भी इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। और इसमें जो है वो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, यानी ये 1 साल का और फिर कंपैरेटिव की इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। तो ऑन दैट बेसिस तो एक डिस्क्लोजर जो है वो काफ़ी ह्यूज बन जाता है और काफ़ी डिटेल्ड डिस्क्लोजर बन जाता है। एग्ज़ाम के अंदर इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं आता, नॉर्मली 2 और 3 क्लास ऑफ एसेट्स जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं डिस्क्लोजर के अंदर, और हम उसको फॉलो करते हैं। तो उसके लिए भी हम एक जो है स्पेसिमेन देखते हैं जो कि थोड़ा क्लियर भी हो, क्योंकि ये इतना क्लियर पिक्चर नहीं है जो हम एनुअल रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट देख रहे हैं। तो स्पेसिमेन में देखें तो आप ये रिकन्सिलेशन ऐसी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ 2 एसेट्स की क्लास ली हैं, प्रीमिसेस और व्हीकल, और पहले हमने कॉस्ट को फॉलो किया है कि ओपनिंग बैलेंस जो था वो बताया, फिर एडिशंस ऐड हो गए, रिवैल्यूएशन की वजह से इजाफा हो गया, डिस्पोजल या हेल्ड फॉर सेल की वजह से कमी हो गई, और एंड ऑफ पीरियड हमारे पास कॉस्ट आ गई। इसी तरह हमने क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट का भी बनाया कि जी ओपनिंग बैलेंस इतना था, डेप्रिसिएशन से बढ़ गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन पर एलिमिनेट होती है तो कम हो गई, इम्पेयरमेंट की वजह से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट में इजाफा हो गया, और डिस्पोजल के साथ भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्योंकि एलिमिनेट होती है तो वो भी कम हो गई और एंड ऑफ पीरियड आ गया। फिर इन 2 फिगर्स जो हमारे पास कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इनका नेट हमने लिख लिया, हर एसेट के लिए भी लिख लिया और फिर टोटल में भी लिख लिया। तो ये रिकन्सिलेशन बनाने का एक तरीका है। रिकन्सिलेशन एक और तरीके से भी बनाई जा सकती है, और समटाइम्स जब हमारे पास डाटा की टाइप पे डिपेंड कर रहा होता है कि हमें कौन सी टाइप बनाने में एग्जाम के अंदर जो है आसानी रहेगी, तो एक और टाइप जो है उसमें ये है कि हम पहले नेट कैरिंग अमाउंट निकाल लेते हैं और फिर नेट कैरिंग अमाउंट के अंदर पूरी मूवमेंट बनाकर एंड में फिर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट की फिगर्स शो कर देते हैं। तो उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो आपने ओपनिंग जो है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट यानी कॉस्ट ले ली और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ले ली, उससे आपके पास नेट फिगर आ गई ओपनिंग के टाइम पर। फिर आपने सारी मूवमेंट शो की, यानी एडिशन की वजह से इजाफा हुआ, रिवैल्यूएशन की वजह से इजाफा हुआ, डेप्रिसिएशन से कमी हो गई, इंपेयरमेंट से, डिस्पोजल से कम हो गया एसेट, तो फिर आपके पास कैरिंग अमाउंट एट एंड आ गई। तो ये एक रिकन्सिलेशन तो बन गई, लेकिन एक रिक्वायरमेंट क्योंकि ये भी है कि ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शो करनी होती हैं, तो ये जो आपने एंड पर शो किया था इसका भी बाइफर्केशन फिर हम दे देते हैं अलग से कि कॉस्ट इतनी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतनी है हर आइटम की सेपरेटली। तो ये सेम डाटा यूज़ किया गया है इन दोनों को बनाने के लिए। तो आप इसमें से कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, और टिपिकली जो है हम ज़्यादातर जो है ये फॉर्मेट यूज़ कर रहे होंगे जिसमें कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम सेपरेट रखते हैं, लेकिन बाजू का डाटा ऐसा होता है कि नेट बेसिस पे बनाने में टाइम की कुछ सेविंग होती है, तो वो भी हम बना सकते हैं। देन कुछ डिस्क्लोजर्स हैं जिन्हें हम स्पेसिफिकली सर्कमस्टांशियल डिस्क्लोजर्स कहते हैं। इन्हें सर्कमस्टांशियल डिस्क्लोजर इसलिए हम कहते हैं क्योंकि अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हों तो ये डिस्क्लोजर्स देने होंगे। अगर ये सर्कमस्टांसेस किसी कंपनी में किसी एंटिटी में एग्जिस्ट नहीं करते तो उन्हें ये डिस्क्लोजर नहीं देने होंगे। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें डिस्क्लोज करना है एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइटल एंड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट प्लेज्ड एज सिक्योरिटी फॉर लायबिलिटी। अब अगर एक एंटिटी ने कोई मॉर्गेज चार्ज या प्लेज करवाया हुआ है अपने किसी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को, तो वो ये डिस्क्लोजर देंगे, और जिन्होंने ऐसा नहीं करवाया हुआ वो ये डिस्क्लोजर नहीं देंगे। नेक्स्ट है amount of expenditures recognized in the carrying amount of an item of property plant equipment in the course of its construction। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक एंटिटी कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज करने के बजाय खुद कंस्ट्रक्ट करे, और अगर वो खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस कंस्ट्रक्शन के दौरान उनके जो भी एक्सपेंडिचर हुए हैं उनकी अमाउंट भी बतानी होगी, जिसे हम टिपिकली कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। तो उसकी जो अमाउंट बतानी है, अब एक एंटिटी ने ड्यूरिंग द ईयर कंस्ट्रक्शन की है तो वो अमाउंट डिस्क्लोज करेंगे, और एक एंटिटी है जिसने ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं की तो उनके सर्कमस्टांसेस नहीं है, वो ये डिस्क्लोजर नहीं देंगे। थर्ड पॉइंट है अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स फॉर द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। बाज़ औक़ात हमने एडवांस में कुछ कमिटमेंट्स की हुई होती हैं किसी से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर करने की। फॉर एग्जांपल हमने ऑर्डर दिया हुआ होता है जिसमें एक प्लांट जो है वो हमारे ऑर्डर पे बनेगा और हम अब से 6 मंथ के बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद वो हमें डिलीवर किया जाएगा। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट होती हैं जिसमें हमने फ्यूचर के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को एक्वायर करना होता है। इस डिस्क्लोजर का ये फ़ायदा होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो और हम ये डिस्क्लोजर दें तो यूज़र्स को पता चलता है कि फ्यूचर में हमारे एक्विजिशन के क्या प्लान्स हैं और हम बिजनेस को कितना एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। और एट द सेम टाइम ये कि कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट का साथ साथ मतलब ये भी है कि फ्यूचर में कुछ ऐसे कैश आउटफ्लोज भी होंगे जो अभी हमने एज लायबिलिटी शो नहीं किए हुए। इसी तरीके से
अगर हमने स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में सेपरेटली डिस्क्लोज कर दिया हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं किया और हमें कोई कंपनसेशन मिली थी थर्ड पार्टी से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वजह से, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंपेयर हुआ और हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला, या कोई लॉस्ट हो गया या डैमेज हो गया और उसका हमें जो क्लेम मिला इंश्योरेंस कंपनी से या वेंडर से या मैन्युफैक्चर से या गवर्नमेंट से कंपनसेशन मिली, तो वो हमें कंपनसेशन इनकम के तौर पर शो करनी होती है। और अगर हम उसको सेपरेटली कहीं स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में शो कर देते हैं देन इट्स फाइन, लेकिन अगर वहाँ शो नहीं किया तो फिर उसे I-16 के इन डिस्क्लोजर्स के साथ शो किया जाता है। अब I-16 ये भी डिस्कस करता है कि जो कुछ डिस्क्लोजर्स हैं उनकी रेलिवेंस क्या है, क्यों रिक्वायरमेंट है कि उन डिस्क्लोजर्स को स्टैंडर्ड जो है वो रिक्वायर करता है। फॉर एग्जांपल जो डेप्रिसिएशन मेथड है और यूज़फुल लाइफ के बारे में डिस्क्लोजर्स हैं, तो ये मैटर्स ऑफ जजमेंट होते हैं, यानी एक एंटिटी की इंटेंशन होती है कि वो यूज़फुल लाइफ कितनी अरसे एक एसेट को इस्तेमाल करना चाहते हैं और पैटर्न ऑफ कंजम्पशन एसेट का क्या रखना चाहते हैं। तो ये जो मैटर ऑफ जजमेंट होता है इसके बारे में बताने से फ़र्क क्या पड़ता है? बताने से ये फ़र्क पड़ता है कि यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ये पता चलता है कि जो मैनेजमेंट ने पॉलिसी सेलेक्ट की हैं वो कैसी हैं, क्या वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है, और वो फिर कंपैरिजन भी कर सकते हैं दूसरी एंटिटीज़ के साथ, क्योंकि अगर उन्हें पता है कि डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट मेथड यूज़ कर रही हैं तो फिर ये डिफरेंस पता होने की वजह से वो एक बेहतर कंपैरिजन कर सकेंगे। और सेम रीजंस की वजह से जो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज की जाती है या पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ अदर एसेट बना दी जाती है। जब आप एक एसेट को यूज़ करते हैं कि और एसेट बनाने के लिए, तो जो फर्स्ट एसेट है उसकी डेप्रिसिएशन दूसरे एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनती है रादर देन चार्ज एज ए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन द प्रॉफिट और लॉस। तो ये भी इससे पता चलता है कि कितनी ऐसी डेप्रिसिएशन है जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यूज़ हो रही है और कितनी ऐसी डेप्रिसिएशन है जो कुछ और एसेट्स की में कैपिटलाइज हो रही है। इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन से भी ये पता चलता है कि अब तक एसेट कितना पुराना हो चुका है। फॉर एग्जांपल अगर आपका एसेट 100 रुपीज़ का है या 100 मिलियन का है लेट्स से, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जस्ट 10 मिलियन है, तो इट शोज़ के ये एसेट जो है ये अभी न्यू है। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर आपका एसेट ऐसा है जिसकी कॉस्ट 15 मिलियन है और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10 मिलियन है, तो अब वैसे एसेट साइज में तो छोटा है लेकिन वो अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर चुका है, क्योंकि 15 में से 10 की उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। फिर कुछ डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट है जो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट की बेस पर होती है। बेसिकली इसमें जो रेलिवेंट स्टैंडर्ड बनता है वो तो IS-8 बनता है, लेकिन I-16 से रेलिवेंट जो, और जहां पर IS-8 एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो एंटिटी डिस्क्लोज करती है नेचर एंड इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट जिसका करंट पीरियड पर और सब्सिक्वेंट पीरियड पर इफेक्ट हो। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जो रेलिवेंट एस्टिमेट्स यूज होते हैं वो है सबसे पहले रेजिडुअल वैल्यू। तो रेजिडुअल वैल्यू एक एस्टिमेटेड अमाउंट होती है और अगर चेंज होता है तो इसकी वजह से डेप्रिसिएशन पे फर्क पड़ता है, तो इसके डिस्क्लोजर देने होते हैं अंडर IS-8। इसी तरह समटाइम्स कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग या रेस्टोरेशन ऑफ आइटम लगती है जो कि उसका रेलिवेंट स्टैंडर्ड IS-37 है, तो अगर उस अमाउंट में चेंज आता है तो उसके डिस्क्लोजर IS-37 के मुताबिक दिए जाते हैं। सिमिलरली यूजफुल लाइफ रिव्यू करके चेंज होती है या एक एंटिटी डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करती है ड्यूरिंग द ईयर, तो उसके डिस्क्लोजर देने होते हैं। तो यूजफुल लाइफ एंड डेप्रिसिएशन मेथड्स इनको भी हम बताएंगे। फिर कुछ डिस्क्लोजर्स हैं जो सिर्फ रिवैल्यूड एसेट्स की सूरत में होते हैं, यानी ऐसी एंटिटी जो अपने तमाम क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे कॉस्ट मॉडल यूज कर रही है उसको तो ये डिस्क्लोजर्स नहीं देने होंगे, लेकिन ऐसी एंटिटी जो अपनी एक क्लास या एक से ज़्यादा क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिवैल्यूएशन मॉडल पर प्रेजेंट कर रही है तो उसके लिए डिस्क्लोजर्स होंगे। ये डिस्क्लोजर्स फेयर वैल्यू के कुछ डिस्क्लोजर्स होते हैं अंडर IFRS 13 जिसका टाइटल है फेयर वैल्यू मेजरमेंट, उसके अलावा हैं। अगर एक एसेट को आप रिवैल्यूड अमाउंट पर शो करते हैं, ओनली इन दैट केस आपको ये डिस्क्लोजर देने हैं जिसमें आपने बताना है इफेक्टिव डेट ऑफ द रिवैल्यूएशन क्या है। अब रिवैल्यूएशन साल के स्टार्ट में हुई है, किसी मिड पॉइंट पर हुई है या ईयर एंड पर हुई है, तो वो बताएंगे। क्या जो वैल्यूएशन करवाई गई है वो एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से करवाई गई है। टिपिकली कंपनीज बाकायदा वैल्यूअर का नाम भी डिस्क्लोज करती हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। फिर हर क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जिसको रिवैल्यू किया गया है उसकी वो कैरिंग अमाउंट बताई जाती है कि अगर उसको रिवैल्यू ना किया जाता तो वो, और कॉस्ट मॉडल पर शो हो रहा होता, तो वो कितने का शो होता। तो हैड द एसेट बीन कैरिड अंडर द कॉस्ट मॉडल। इसका फायदा ये होता है डिस्क्लोजर का कि फॉर एग्जांपल आपकी एंटिटी जो है वो रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रही है और एक और जो एंटिटी है वो कॉस्ट मॉडल यूज कर रही है, तो रिवैल्यूएशन करने वाली एंटिटी भी जब कॉस्ट का डाटा दे रही होगी तो दूसरी एंटिटी के साथ कंपैरिजन किया जा सकेगा। इसके बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस का
के बारे में बताया जाता है कि जी उसकी अमाउंट क्या है, उसमें चेंज क्या है, यानी इसकी भी पूरी मूवमेंट बतानी होती है, और इसकी रिस्ट्रिक्शंस क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस टू शेयर होल्डर को। तो पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक भी रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो एक कैपिटल रिजर्व है और इसमें से कैश डिविडेंड पे नहीं किया जा सकता, इट इज़ नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो ये रिस्ट्रिक्शन हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मेंशन करनी चाहिए। देन वी हैव फ्यू डिस्क्लोजर्स फॉर इम्पेयर्ड एसेट, जो कि हम IS 36 के मुताबिक अगर जो इन्फॉर्मेशन है डिस्क्लोज करेंगे जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इम्पेयर हो गए हैं, और जो IS 16 में डिस्क्लोजर्स हैं हमारे इम्पेयरमेंट से रिलेटेड अमाउंट्स वगैरह के, उसके अलावा जो है IS 36 की भी कुछ रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल कि कौन सा इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट था और कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इम्पेयरमेंट हुई या रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट हुई। फिर कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स हैं जो इनकरेज्ड बाय IS 16 है, और इनकरेज से मुराद यहाँ पर ये बन जाती है कि ये ऑप्शनल है, यानी IS 16 की तरफ से ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एक एंटिटी ये डिस्क्लोजर देती है तो इनकरेज किया जाता है कि ऐसे डिस्क्लोजर देने चाहिए। तो यूजर्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन भी रेलिवेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कैरिंग अमाउंट ऑफ टेम्परेरी आइडल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, यानी ऐसा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो यूज़ में नहीं आ रहा, बस पड़ा हुआ है, और वो टेम्परेली जो है हमने उस पर काम नहीं कर रहे, एक्टिव यूज़ में नहीं है, लेकिन ये कि बाद में वो यूज़ हो सकता है। उसके बाद है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ एनी फुली डेप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड दैट इज स्टिल इन यूज। बाद वक़्त एक एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाती है, पूरी यूजफुल लाइफ हो जाती है, फिर भी वो एसेट अभी हमारे इस्तेमाल में होता है, तो उसकी कॉस्ट और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्वल होती हैं, वो स्टिल निल पर शो हो रहा है लेकिन वो स्टिल यूज में है। अब इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट वाइज तो कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन अलग से डिस्क्लोजर देकर ये पता चल सकता है कि एंटिटी के अंदर अभी कुछ बहुत पुराने एसेट भी यूज हो रहे हैं। फिर उन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कैरिंग अमाउंट जो एक्टिव यूज में से रिटायर कर दिए गए हैं, यानी अब हम उन्हें यूज नहीं कर रहे, लेकिन उन्हें अभी हम सेल करने के लिए भी नहीं रख रहे, क्योंकि अगर वो हेल्ड फॉर सेल हो जाएंगे फिर तो वो IFRS 5 स्टैंडर्ड है उसके अंदर क्लासीफाई हो जाते हैं। और जहां पे कॉस्ट मॉडल यूज किया जाता है तो फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, यानी पॉलिसी आपकी कॉस्ट मॉडल है, आप डेप्रिसिएशन वगैरह हर चीज कॉस्ट मॉडल पे करेंगे, फेयर वैल्यू आप शो कर देते हैं अगर वो मटेरियली डिफरेंट हो, ताकि यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। तो एंटिटीज को इनकरेज किया जाता है कि वो ये अमाउंट्स डिस्क्लोज करें, लेकिन ये डिस्क्लोजर्स जो हैं वो मैंडेटरी नहीं है। अब इन डिस्क्लोजर्स को हमने एग्जाम पर्पस के लिए ये करना है कि जो हमारी रिवैल्यूएशन की अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट वाइज, अकाउंटिंग वाइज, उसके रियलाइजेशन ऑफ सरप्लस के हिसाब से, उस सब नॉलेज को हमने इन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के साथ जो है अब इम्प्लीमेंट करना होगा क्वेश्चंस पे। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक पास्ट एग्जाम कर रहे हैं ऑटम 2017 से। इसका टाइटल है शेयर दिल लिमिटेड और 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू शेयर दिल लिमिटेड। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट वर एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2014 फॉर ₹450 मिलियन एंड 50 मिलियन रिस्पेक्टिवली। तो दो टाइप के एसेट हैं, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, और 2014 में लिए गए और दोनों की वैल्यू गिवन है। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू बोथ एसेट्स इज समराइज बिलो। तो बिल्डिंग्स के ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड 20 ईयर्स की लाइफ है और एनुअली रिवैल्यूएशन मॉडल यूज होता है। इक्विपमेंट के ऊपर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, 10% का डेप्रिसिएशन रेट है और कॉस्ट मॉडल यूज करते हैं। एसेट ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटर्निंग में ट्रांसफर करनी है। द रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एज डिटरमिन्ड बाय एक्यूरेट वैल्यूअर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कंपनी है, on 1st January 2015 and 16 was 456 million and 378 million respectively। तो हमें यह नज़र आ रहा है कि 2014 में एसेट लिया गया, नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पर रिवैल्यू हुआ और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पर रिवैल्यू हुआ। इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹35 million was purchased on 1st August 2015। हाफ ऑफ द इक्विपमेंट परचेज ऑन 1st January 2014, यानी जो ओरिजिनली परचेज किया था, was disposed of on 30th June 2016। तो बेसिकली हमें बिल्डिंग से रिलेटेड जो है वो रिवैल्यूएशंस को कवर करना है और इक्विपमेंट से रिलेटेड हमें एक्विजिशन और डिस्पोजल्स को कवर करना है। रिक्वायरमेंट ये है कि IFRS के मुताबिक नोट बनाएं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, जिसमें कंपैरेटिव फिगर्स भी हों फॉर इंक्लूजन इन एसएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। तो 2016 और 2016 के साथ हमारा जो कंपैरेटिव बनेगा वो 2015 का बनेगा,
और 2014 का एक एक्स्ट्रा डाटा है जो कि 2014 का डाटा हमारे काम आएगा 2015 की ओपनिंग फिगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मेट बना लेंगे जिसमें बिल्डिंग इक्विपमेंट और टोटल के कॉलम बनाएंगे 2016 के लिए भी और कंपैरेटिव के लिए 2015 के लिए भी। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन देखते हैं बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग पे 2014 के अंदर 450 का हमारा एसेट था और 20 ईयर्स के हिसाब से जब हम उसे डेप्रिशिएट करते हैं तो हमारी 22.5 की डेप्रिसिएशन आएगी। इट मीन्स कि हमारी बिल्डिंग की जो कॉस्ट है 15 के स्टार्ट में वो 450 ही है और जो लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन जाएगी, दैट इज़ 22.5। अब क्योंकि 2015 के स्टार्ट पर रिवैल्यूएशन हुई है तो हमें रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट कंसीडर करना है। तो रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट 2015 में ये है कि कैरिंग अमाउंट हमारी आफ्टर डेप्रिसिएशन है 427.5। इस टाइम पर हमने इसको रिवैल्यू किया है 456 पर, तो हमारे पास रेलिवेंट गेन आ जाता है 28.5 का। अब हमने रिवैल्यूएशन के इन इम्पैक्ट्स को अपने शेड्यूल के अंदर रिफ्लेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करेंगे, तो 22.5 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी कम कर देंगे और एसेट में भी ये क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद हम गेन रिकॉर्ड करेंगे, तो गेन से एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी और उसके बाद अब हमने 2015 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। अब क्योंकि हमारा एसेट 456 का हो चुका है तो ये वैल्यू लेंगे और 19 ईयर्स की रिमेनिंग लाइफ के हिसाब से 24 की हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी, तो हम डेप्रिसिएशन 24 की रिफ्लेक्ट कर देंगे। सो नाउ वी हैव टू राइट द टोटल्स, 456, 24 एंड नेट 432। अब हमारी ये जो क्लोजिंग फिगर्स हैं ये नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग फिगर्स बन जाएंगी। और हमारा जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि अब नेक्स्ट ईयर के 2016 के स्टार्ट में भी रिवैल्यूएशन हुई है तो हम कैरिंग अमाउंट देखेंगे। तो 456 का एसेट 24 की डेप्रिसिएशन के बाद 432 पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिवैल्यू हुआ है अब वो 378 पर, विच मीन्स कि अब रिवैल्यूएशन का लॉस आएगा ऑफ 54। तो 54 का ये लॉस रिकॉर्ड करने के लिए भी हमारे दो स्टेप्स होंगे। पहले स्टेप में हम रिवैल्यूएशन को में जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको एलिमिनेट करेंगे, 24 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कम हो जाएगी और एसेट को भी क्रेडिट कर देंगे। फिर रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से भी एसेट कम हो जाएगा 54 से, और फिर हमारा जो नेक्स्ट इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि हमने अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। सो एसेट की जो रिवाइज वैल्यू है दैट इज 378, उसको लेंगे, रिमेनिंग लाइफ 18 ईयर्स की और उस हिसाब से हमारे पास 21 की डेप्रिसिएशन आ जाती है। ये डेप्रिसिएशन हम अपने अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट कर देंगे और इसके बाद हमारे पास टोटल्स आ जाते हैं 378, 21 एंड 357। तो इस तरह से जो बिल्डिंग की रिकन्सिलेशन है वो कंप्लीट बन जाती है। लेकिन बिल्डिंग की का क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल है तो रिवैल्यूड एसेट के लिए एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है कि हमने एसेट की वो वैल्यू बतानी होती है अगर एसेट को कॉस्ट मॉडल पर प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो वो डिस्क्लोजर अब डेवलप करते हैं। तो कॉस्ट मॉडल का डिस्क्लोजर ये है कि एसेट की कॉस्ट जो है दैट इज़ 450 और मजीद कोई एक्विजिशन और डिस्पोजल नहीं हुआ तो फिर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेंगे। अगर कॉस्ट की बेस पर ही 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, पर ईयर डेप्रिसिएशन 22.5 है और 2 ईयर्स की लें तो 45 आती है और 22.5 को 3 ईयर्स के लिए लें तो 67.5 आती है। तो इसकी बेस पर हम सिंपली इसकी कैरिंग अमाउंट को रिफ्लेक्ट कर देंगे। सो अब हम अपने क्वेश्चन में बिल्डिंग को कवर करने के बाद अब हम फोकस करेंगे जो है दूसरे आइटम पे दैट इज इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट जो हैं इनमें 35 मिलियन को हमने परचेज किया 1 अगस्त 2015 में और हाफ ऑफ द इक्विपमेंट जो है वो हमने जो 1 जनवरी का लिया था उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है 2016 के मिड में। तो इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए अब हमने 2015 में एक एडिशन को इनकॉर्पोरेट करना है और 2016 में हमने एक डिस्पोजल को अकाउंट फॉर करना है। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। ओरिजिनल अमाउंट हम ध्यान में रख लेते हैं कि ओरिजिनल अमाउंट जो है वो हमारे पास 50 मिलियन का हमने ख़रीदा था और 10% का मतलब है कि 2014 में 5 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। तो 50 का इक्विपमेंट था, 5 की उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 2015 के स्टार्ट में, फिर हमने 35 का एडिशन हुआ। ये 35 का जब हम एडिशन रिकॉर्ड कर लेते हैं तो अब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी चाहिए। क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो हम 45 लेंगे यानी 50 माइनस 5 नेट बुक वैल्यू और इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज़ 4.5। जो न्यू एसेट है वो क्योंकि 1 अगस्त को लिया है और वो 35 का है तो
35 पे 10% और अगस्त से दिसंबर तक 5 मंथ्स बनते हैं तो 5 मंथ्स की डेप्रिसिएशन बनेगी 1.46 और टोटल करेंगे तो 5.96। 5.96 की ये डेप्रिसिएशन हम रिफ्लेक्ट कर देंगे और इसके बाद हमारे पास टोटल सिंपली हमने लेना है 85, 10.96 एंड 74.04। अब ये जो क्लोजिंग वैल्यूज हैं ये नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी ओपनिंग वैल्यूज बन जाएंगी 85, 10.96 एंड नाउ हमने डिस्पोजल को देखना है। तो उन्होंने ये बताया कि जो ओरिजिनली आपके पास ये एसेट थे इनका 50% आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो 50 का 50% बेसिकली मीन्स कि 25 का डिस्पोजल हो गया और इस पे हमें ये भी देखना होगा कि इस पे कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी थी, तो उसकी एक वर्किंग बना लेते हैं। तो कॉस्ट 50 का 50% 25, डेप्रिसिएशन 10% 2014 में जो बनी दैट इज 2.5, एसेट फिर हमारा शो होगा 22.5 का, फिर 2015 में भी 10% डेप्रिसिएशन 2.25, एसेट नेट हो जाएगा 20.25 का और 2016 में सिर्फ 6 मंथ की डेप्रिसिएशन क्योंकि जून एंड पर डिस्पोजल हो रहा है तो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन 1.01 बनेगी और इसके बाद हमारा एसेट जो है वो नेट हमारे पास शो हो जाएगा 19.24 का। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अगर हम सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो अब तक हमने चार्ज की उसको कंबाइन करें तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी कि इस पर 5.76 की चार्ज हुई थी। तो 5.76 की ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से भी हमें एलिमिनेट करना होगा डिस्पोजल के टाइम पर। तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से इसे ट्रांसफ़र आउट कर देंगे। अब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो 2016 में तो डिस्पोज के अलावा वाले एसेट क्योंकि ये 20.25 के थे तो ये हमने यहाँ से माइनस कर दिए टोटल में से और बाकी पे हमने 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की तो दैट इज़ 5.38। डिस्पोज वाले एसेट की डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की है ऑलरेडी दैट इज़ 1.01। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो हमारे पास आती है दैट इज़ 6.39। ये डेप्रिसिएशन हम अपने अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट कर देंगे एंड आफ्टर दैट we have to just do totals 60, 11.59 and 48.41। तो नेक्स्ट हमने फिर फाइनल टोटल्स कर लेने हैं सारे। तो हमारे पास जो टोटल के कॉलम हैं उसको हम पूरा करते जाएंगे। तो एसेट्स 438, accumulated depreciation 32.59 फॉर 2016 और नेट 405.41। सेम प्रोसेस हम 2015 के लिए भी कर लेंगे। 541 के कॉस्ट है, accumulated depreciation 35 और नेट बुक वैल्यू 506.04। तो जो हमारा कह लें कि जी न्यूमेरिकल डिस्क्लोजर था या रिकन्सिलेशन थी उसके बाद हमें कुछ जो है नैरेटिव डिस्क्लोजर्स देने होते हैं। तो नैरेटिव डिस्क्लोजर्स की तरफ चलते हैं। मेजरमेंट बेसिस, यूजफुल लाइफ या डेप्रिसिएशन रेट और डेप्रिसिएशन मेथड हमें बताना है। तो बिल्डिंग के अंदर रिवैल्यूएशन मॉडल है, 20 ईयर्स की लाइफ है और स्ट्रेट लाइन मेथड है। जबकि इक्विपमेंट में कॉस्ट मॉडल है, 10% हमारा जो है वो डेप्रिसिएशन रेट है क्योंकि आपने या यूजफुल लाइफ बतानी है या डेप्रिसिएशन रेट बताना है। तो जैसे क्वेश्चन में डाटा अवेलेबल होता है अकॉर्डिंगली हम बता देते हैं। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। इसके बाद हमने क्योंकि बिल्डिंग पे रिवैल्यूएशन मॉडल है तो रिवैल्यूएशन जो है उसमें बताना है कि उसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रिवैल्यूएशन क्या थी और क्या इंडिपेंडेंट वैल्यूअर इन्वॉल्व थे। तो द रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2016 बाय एक्यूरेट वैल्यूअर्स जो कि एक इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स है और एंटिटी ट्रांसफर करती है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटर्न अर्निंग ऑन एनुअल बेसिस। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस की भी अगर हम एक वर्किंग डेवलप कर लें ब्रीफली तो वो क्या बनती है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारा अराइज हुआ था बिल्डिंग पर 28.5 का जो गेन फर्स्ट रिवैल्यूएशन के टाइम पर हुआ। उसको रिमेनिंग 19 ईयर्स की लाइफ के हिसाब से ट्रांसफर करेंगे तो 1.5 जो है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो बाकी 27 बच जाता है। ये 27 जब हमारा लॉस आया था 54 का तो 27 का लॉस जो है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस को चार्ज होगा और जीरो बच जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस और बाकी 27 का जो लॉस है वो प्रॉफिट और लॉस को चार्ज करेंगे क्योंकि टोटल लॉस जो था वो 54 था। तो ये डिस्क्लोजर्स हमें रिफ्लेक्ट करने थे।
वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम I-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एन एंटिटी परचेज द प्रॉपर्टी 15 years ago at a cost of rupees 100,000 and have been depreciating it at the rate of 2% per annum. On the straight line basis, the entity has had the property professionally revalued at rupees 500,000. तो 15 साल पहले ली थी, अब रिवैल्यू की है 500,000 पे। व्हाट इज द रिवैल्यूएशन सरप्लस दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो एक ब्रीफ सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि हमारे एसेट की कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट 100,000 क्वेश्चन में गिवन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 100,000 2% के हिसाब से 15 ईयर्स की डेप्रिसिएशन, तो दैट इज़ 30,000। हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 70,000। इस कैरिंग अमाउंट को हमें रिवैल्यूड अमाउंट के साथ कंपेयर करना है, जो कि क्वेश्चन में 500,000 की गिवन है, और डिफरेंस कैलकुलेट हो जाता है कि रिवैल्यूएशन गेन है 430,000 एंड देयरफॉर डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एन एंटिटी ओन्स 2 buildings A and B which are currently recorded in the books at carrying amount of rupees 170,000 and 330,000. Respectively, both buildings have recently been valued as follows. जो फर्स्ट बिल्डिंग है वो 400,000 पर रिवैल्यू हो गई है और सेकंड बिल्डिंग 250,000 पे। द एंटिटी करंटली हैज़ अ बैलेंस ऑन द रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ रुपीज़ 50,000 विच रोज व्हेन बिल्डिंग ए वाज रिवैल्यूड सेवरल ईयर्स अगो। तो जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो बिल्डिंग ए से रेलिवेंट है। बिल्डिंग बी हैज़ नॉट प्रीवियसली बीन रिवैल्यूड, बिल्डिंग बी को पहले रिवैल्यू नहीं किया हुआ, तो उसका जो भी गेन और लॉस आएगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। वट डबल एंट्री विल नीड टू बी मेड टू रिकॉर्ड द रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग ए एंड बी। सो इसके लिए हम एक जो सोल्यूशन को रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। तो इस वक्त जो हमारे पास बिल्डिंग ए की वैल्यू है वो 400,000 गिवन है और पहले इसकी वैल्यू 170,000 थी, विच शोज के रिवैल्यूएशन में गेन आया है 230,000 का। बिल्डिंग बी इसी तरीके से 250,000 पर वैल्यू हुई है, प्रीवियस वैल्यू उसकी 330,000 थी, विच शोज के 80,000 का लॉस आया। अब बिल्डिंग जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो बिल्डिंग ए से रेलिवेंट है और मजीद उस पर गेन आ गया है, तो अब रिवैल्यूएशन सरप्लस तो रिवर्स नहीं होगा। इस गेन को हम अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड कर देंगे। जहां तक बात है बिल्डिंग बी की, तो उस पर जो 80,000 का लॉस आया उससे रिलेटेड कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद नहीं है, तो ये लॉस डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड हो जाएगा। आप इस प्रॉफिट और लॉस को, जो गेन लॉस को और गेन को नेट नहीं कर सकते, तो जो नॉन करंट एसेट्स पर इम्पैक्ट है वो अलबत्ता नेट रिकॉर्ड हो सकता है कि ओवरऑल जो नॉन करंट एसेट्स हैं आपकी बिल्डिंग्स हैं, उनमें एक बिल्डिंग जो है आपकी 230 से अगर इंक्रीज हो रही है तो एक बिल्डिंग 80,000 से डिक्रीज हो रही है। सो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में ये 230,000 की फिगर, और इस बेसिस पर जो हमारा इसमें आंसर बन जाता है, तो 230,000 को जब हम अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करते हैं तो दिस वन सीम्स करेक्ट। 80,000 का प्रॉफिट और लॉस के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए और 150,000 जो है नेट हैं वो नॉन करंट एसेट के अंदर रिकॉर्ड होने चाहिए। बाकी जो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं उनके अंदर अदर कंप्रीहेंसिव इनकम की जो अमाउंट्स हैं वो ही करेक्टली मेंशन नहीं है, तो ऑन दैट रीज़न ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम जी थर्ड वन है कि जी एन एंटिटी परचेज प्रॉपर्टी फॉर रुपीज 6 million ऑन 1 July 2013। The land element of the purchase was rupees 1 million. Expected life of the building was 50 years and its residual value nil. On 30 June 2015, which shows के 2 years गुजर चुके हैं, the property was revalued to rupees 7 million, of which land element is 1.24 million और building 5.76 जो remaining है। 30 जून 2017 को, जो फर्दर 2 years के बाद अगर हम देखते हैं, तो प्रॉपर्टी को सेल कर दिया गया 6.8 million का। What is the gain on disposal of property that would be reported in the statement of profit or loss for the year? तो इसमें अगर हम एक सिंपल अपनी कैलकुलेशन देखते हैं तो ओवरऑल पूरी, वैसे यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे कि पूरी मूवमेंट क्या है, लेकिन उसमें से फिर मैं आपके साथ ये पॉइंट भी डिस्कस कर लूँगा कि कहाँ से आप ऑनवर्ड अगर कैलकुलेशन कर लेते हो तो दैट वुड हैव बीन इनफ। सो ओरिजिनल कॉस्ट है, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, कैरिंग अमाउंट आ जाती है, रिवैल्यूएशन का गेन आ जाता है और रिवैल्यूड अमाउंट आ जाती है। लेकिन अगर आप इसको इस पॉइंट से भी शुरू कर लें, सिर्फ रिवैल्यूड अमाउंट से ऑनवर्ड लेकर चलें 2 years, तो तब भी आपके पास जो प्रॉफिट और लॉस का गेन और लॉस है वो कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ, रिवैल्यूएशन के बैलेंस को अगर आपने देखना है तो फिर आपको ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। तो लैंड की रिवैल्यूड अमाउंट 1.24 थी, बिल्डिंग की 5.76 थी,
2 ईयर्स गुजरने के बाद रिमेनिंग लाइफ 48 ईयर्स थी, 2 ईयर्स की फर्दर डेप्रिसिएशन 0.24 चार्ज की, तो आपकी जो कैरिंग अमाउंट आ रही है वो 6.76 आ रही है आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ 2 ईयर्स। डिस्पोजल जो आपने किया है वो क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 6.8 मिलियन का है, विच शोज के 0.04 मिलियन का गेन ऑन डिस्पोजल है। सो हेयर ऑप्शन जो है हमारा वो ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। If the revaluation model is used for property, plant and equipment, revaluation must subsequently be made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from the fair value at each reporting date। ये IAS 16 की रिक्वायरमेंट है कि इतना रेगुलरली ज़रूर करें, हर साल जो रिवैल्यूएशन है वो करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतना रेगुलरली ज़रूर करें कि अमाउंट मटीरियली डिफर ना करे। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Second है when an item of property plant equipment is revalued there is no requirement that the entire class of asset to which the item belongs must be revalued। देयर इज एक्चुअली रिक्वायरमेंट कि जब भी आप एक एसेट को रिवैल्यू करते हैं, एक आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिवैल्यू करते हैं, तो उसकी पूरी क्लास को रिवैल्यू करना है। सो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। सो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट जी 5th वन है। सो हेयर द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट रिलेट टू प्रॉपर्टी विच इज ओन्ड बाय मायरा लिमिटेड एज एट 1 अप्रैल 2014। प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है वो 12 मिलियन है क्योंकि फिगर्स इन थाउजेंड है, 20 ईयर्स की ओरिजिनल लाइफ है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है अब तक वो 3.6 मिलियन की चार्ज हो चुकी है। ऑन 1 अक्टूबर 2014 यानी इस पॉइंट से 6 मंथ्स के बाद, फॉलोइंग अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्राइसेस मायरा लिमिटेड रिवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी टू 10.8 मिलियन। व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन चार्ज इन मायरा लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि फर्स्ट 6 मंथ की डेप्रिसिएशन ओल्डर वैल्यू पर होगी और रिवैल्यूएशन के बाद जो मजीद 6 मंथ हैं उसकी डेप्रिसिएशन बाद वाली वैल्यू पर होगी। लेकिन इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी एसेट की जो लाइफ है वो कितनी बाकी है ताकि हम प्रॉपरली डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकें। सो एनुअल डेप्रिसिएशन जो इस एसेट की बनती है रिवैल्यूएशन से पहले वो बनती है 12 मिलियन डिवाइड बाई 20 ईयर्स 0.6 मिलियन, और यूजफुल लाइफ जितनी गुजर चुकी है साल के शुरू में वो अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय एनुअल डेप्रिसिएशन। तो इससे हमें पता चला कि अब तक जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 6 ईयर्स की चार्ज हो चुकी है, विच मीन्स के साल के शुरू में एसेट की रिमेनिंग लाइफ 14 ईयर्स थी रिमेनिंग, और बाकी जो 6 महीने गुजरने के बाद 13.5 ईयर्स रह जाएगी जिस टाइम पर रिवैल्यूएशन हुई। तो डेप्रिसिएशन अब कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट 6 मंथ की तो आप एनुअल डेप्रिसिएशन को हाफ ईयर का ले लें तो 300,000। आफ्टर रिवैल्यूएशन 13.5 ईयर्स हमने इस तरह कैलकुलेट किया कि 20 ईयर्स की लाइफ थी, 6 पहले गुजर गए और हाफ फिर इस साल में गुजर गए, तो बाकी 13.5 ईयर्स बच गए और 6 मंथ की डेप्रिसिएशन उस बेस पर 400,000। टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाती है 700,000। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि अ कंपनी परचेज द बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल 2007 फॉर रुपीज 10 मिलियन। The asset had a useful economic life at that date of 40 years. On 1 April 2009 यानी 2 साल के बाद कंपनी revalued the building to its current fair value of rupees 12 million. What is the double entry to record the revaluation? तो accumulated depreciation जो 2 साल में जो चार्ज होगी 2007 से 2009 तक, तो 10 मिलियन की कॉस्ट है, 40 ईयर्स की लाइफ है, 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन बनती है 0.5 मिलियन। अब accumulated डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर देते हैं हम, तो डेबिट कर देंगे accumulated डेप्रिसिएशन, क्रेडिट कर देंगे बिल्डिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे एसेट की कैरिंग अमाउंट क्या है। इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बाद कॉस्ट में से अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं तो कैरिंग अमाउंट 9.5 मिलियन आ जाती है। एसेट रिवैल्यू हुआ है 12 मिलियन पर, विच शोज के हमारे पास गेन जो है वो 2.5 मिलियन का है। तो गेन जब आएगा तो एसेट डेबिट एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम क्रेडिट। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम 2.5 मिलियन से क्रेडिट होनी चाहिए, जो कि ये एक ऑप्शन है जिसके अंदर ये प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रही है। बाकी चीज़ें भी अगर हम देखते हैं तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 500,000 से डेबिट होनी चाहिए, ये भी करेक्ट डेबिट हो रहा है। और बिल्डिंग जो है 500,000 से क्रेडिट, 2.5 मिलियन से डेबिट, यानी नेट कर लें तो 2 मिलियन से इस पर इम्पैक्ट आना चाहिए डेबिट का। सो सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। 7th है द कैरिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 108 मिलियन। ये है जी कैरिंग वैल्यू। On this date, the property was revalued and was deemed to have a fair value of rupees 95 million. तो कम हो रही है वैल्यू। The balance on the revaluation reserve relating to the original gain of the property was rupees 10 million.
तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो है वो एसेट 108 से 95 मिलियन का हो रहा है, तो 13 मिलियन का लॉस है। मैक्सिमम जो हम अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में चार्ज कर सकते हैं वो उतना कर सकते हैं जितना रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस होता है, दैट इज 10 मिलियन, और रिमेनिंग हमें चार्ज करना पड़ेगा प्रॉफिट और लॉस में। तो इट रिफ्लेक्ट्स के जो हमारे पास ऑप्शन ए को अगर इवेल्युएट करते हैं तो 3 मिलियन प्रॉफिट और लॉस, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में 10 मिलियन और प्रॉपर्टी पूरे 13 मिलियन से कम होगी, तो दिस इज करेक्ट। बी ऑप्शन के अंदर जो है ये फिगर्स रिप्लेस हुई हुई हैं, और सी ऑप्शन के अंदर सारा लॉस ही जो है और 16 मिलियन का लॉस रिकॉर्ड हुआ हुआ है, और डी के अंदर जो है सारे का सारा प्रॉफिट और लॉस को चार्ज कर दिया गया, तो ये इनकरेक्ट है। 8th क्वेश्चन है कि अ कंपनी रिवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी ऑन 1 अप्रैल 2009 टू ₹20 मिलियन, जिसमें से 8 मिलियन जो हैं वो लैंड के हैं। द प्रॉपर्टी ओरिजिनली कॉस्ट 10 मिलियन, जिसमें से 2 मिलियन जो हैं वो लैंड के थे 10 ईयर्स अगो। द ओरिजिनल यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 40 ईयर्स इज अनचेंज, यानी ओरिजिनली हमारी लाइफ 40 ईयर्स थी, 10 साल गुजर चुके हैं, तो अब रिमेनिंग लाइफ 30 ईयर्स है। द कंपनीज पॉलिसी इज टू मेक अ ट्रांसफर टू रियलाइज प्रॉफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन, जो टिपिकल हम ट्रांसफर करते हैं वो भी है। तो एट विच अमाउंट द प्रॉपर्टी बी प्रेजेंटेड एज एट 31 मार्च 2010। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी वो सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन के बाद, क्योंकि रिवैल्यूएशन के बाद हमारा जो एसेट है वो तो इन वैल्यूज़ पर शो हो रहा है, इसमें से सिर्फ बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। सो 20 का टोटल एसेट, 8 की लैंड निकाल दें 12 मिलियन, रिमेनिंग लाइफ 30 ईयर्स, 40 ईयर्स में से 10 ईयर्स निकाल के तो 0.4 मिलियन की डेप्रिसिएशन है। टोटल प्रॉपर्टी 20 मिलियन की है, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल दें, लैंड वाले हिस्से की कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो आपकी कैरिंग अमाउंट 19.6 मिलियन आ जाती है। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। Once again, similar data है कि कंपनी रिवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी ऑन 1 अप्रैल 2009 टू ₹20 मिलियन, ₹8 मिलियन लैंड के हैं। द प्रॉपर्टी ओरिजिनली कॉस्ट ₹10 मिलियन और 2 मिलियन फॉर द लैंड थे 10 ईयर्स अगो। ओरिजिनल यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ 40 ईयर्स है। कंपनी पॉलिसी है कि वो ट्रांसफर करते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। तो व्हाट इज अमाउंट ऑफ बैलेंस इन रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन 31 मार्च 2010। अब इसके लिए हम पहले ज़रा देखते हैं कि हमारी बिल्डिंग जो है वो कितने की शो हो रही होगी, उस पर क्या गेन राइज होगा। सो बिल्डिंग पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 8 मिलियन की बिल्डिंग थी ओरिजिनली, 40 ईयर्स की लाइफ के हिसाब से 10 ईयर्स की डेप्रिसिएशन बनती है 2 मिलियन, विच मीन्स की कैरिंग अमाउंट थी उसकी 8 मिलियन माइनस 2 मिलियन 6 मिलियन। इस टाइम पर अगर हम इसकी रिवैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं तो रिवैल्यूएशन का जो गेन रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में डायरेक्टली जाएगा 12 माइनस 6 मिलियन, 6 मिलियन नेट जाएगा। इसमें से इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होगी 30 ईयर्स की बेस पे 0.2 मिलियन की, और हमारे पास नेट 5.8 मिलियन बिल्डिंग से रिलेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा। लैंड के ऊपर जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है, लैंड पहले 2 मिलियन की थी और अब 8 मिलियन की हो गई है, तो उस पर 6 मिलियन का रिवैल्यूएशन सरप्लस राइज हो रहा है। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास 11.8 मिलियन का रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस होना चाहिए। टेंथ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्शनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ IAS 16 मेजरमेंट बेसिस फॉर डिटरमिनिंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। तो ये तो कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल बताना तो लाजमी होता है, ये ऑप्शनल नहीं है। डेप्रिसिएशन मेथड भी, यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन रेट में से कोई एक चीज़ भी बताना लाजमी है। कैरिंग अमाउंट ऑफ टेम्परेली आइडल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये एक ऐसा डिस्क्लोजर है जो IAS 16 इंकरेज करता है कि आप डिस्क्लोज करें, लेकिन अगर आप ये डिस्क्लोज नहीं करते तो IAS 16 के अगेंस्ट नहीं जा रहे होते, यानी उसकी नॉन कंप्लाइंस नहीं कंसीडर होती। सो दिस वन इज कंसीडर्ड एन ऑप्शनल डिस्क्लोजर। That's all for today. Have a good day.